हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अब देखो आरजेएस की तो डेट आ चुकी है। 1 मार्च से 30 मार्च तक उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप जल्दी से पहले तो विदाउट डिले उसके फॉर्म भर दीजिए। और अब हम शुरू करते हैं राजस्थान का रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है ये बताता है रेंट के बारे में। ये रेंट कंट्रोल, इट मीन्स कोई रेंट डिफाइन नहीं करता है कि लैंडलॉर्ड कितना रेंट लेगा कितना नहीं लेगा। ये सिर्फ इन दोनों के डिस्प्यूट जो है फ्यूचर में ना हो, उनका सेटलमेंट रहे और एक एग्रीमेंट रहे, उसके लिए ये कंट्रोल रेंट कंट्रोल एक्ट बात करता है। अब दूसरा ये है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो अब हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करेंगे तो ये केवल राजस्थान पे ही लागू होता है। जहां पर जिस भी एक्ट में, आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस भी एक्ट में, उस एक्ट में स्टेट का नाम अगर मेंशन हो जाए, मींस जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है तो स्टेट आ गई राजस्थान, तो इट मींस ये जो एक्ट है ये केवल राजस्थान पे ही लागू होगा, होल ऑफ इंडिया पे लागू नहीं होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोकल एक्ट है। इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं प्री के। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये प्री के क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, 15 नंबर इंग्लिश, 15 नंबर हिंदी, 30 नंबर और 4 नंबर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो आपका एक 34 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है, जिसमें से इजिली 34 में से 34 या 34 में से 32 तक के भी मार्क्स आ जाते हैं। तो आपका 100 में से 35% पेपर तो यहीं तैयार हो जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम शुरू करते हैं। तो अब ये टू प्रोवाइड फॉर कंट्रोल ऑफ एविक्शन फ्रॉम लेटिंग ऑफ ऑन रेंट फॉर सर्टेन प्रेमिसेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। भाई ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? कंट्रोल करवाता है किस पे? लेटिंग ऑफ एंड रेंट फॉर, ठीक है, सर्टेन प्रेमिसेस। जो भी सर्टेन प्रेमिसेस है जो डिसाइड हुई है कि हमें रेंट पर देनी है, उसके लिए ये एक्ट लागू होगा। ये एक्ट प्रोवाइड कराएगा कंट्रोल करने के लिए। अब ये कब लागू हुआ था? 52nd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 1। इसमें आज हम 2 ही चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी और चैप्टर 2 है इसमें। चैप्टर 2 है रिवीजन ऑफ रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, 2 चैप्टर करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर 5 सेक्शन आते हैं, जिसमें मेन डेफिनेशन है, जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। और चैप्टर 2 है रिवीजन ऑफ रेंट, और इसमें 2 ही सेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यही कवर करेंगे। अब इसके अंदर टोटल जो चैप्टर है आपके वो 7 है, और सेक्शन जो है वो आपके हैं 32। छोटा सा ही एक्ट है, ये ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, पर इंपॉर्टेंस बहुत है इसकी। लोकल एक्ट है तो राजस्थान का, तो इसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं बस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। दिस एक्ट में भी कॉल्ड एट द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 में ये एक्ट आया था। इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। अब दूसरा दोस्तों, अब थोड़ा सा हम इसकी ना बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, क्यों ये एक्ट आया, क्यों लेकर आया हम इसको। अब ये आया था 25 को साइन हुए थे इसमें। ठीक है, और जो अच्छा दूसरा इसमें स्पेशल चीज पता है क्या है? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर ज्यादातर जो स्टेट की पावर होती है ना, जो वो गवर्नर के पास होती है। तो जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को ऑथराइज कर देता है इन सब चीज़ों के। लेकिन स्पेशली इस एक्ट के अंदर प्रेसिडेंट के ही साइन हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब शॉर्ट टाइटल, अब ये इट शेल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टेंस टू सच ऑफ द म्युनिसिपल एरियाज। अब ये हमें बताता है ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है। अब दूसरा, अब हम इस एक्ट में समझेंगे, एक तो लोकल लॉज हो गया, अप्लाई होता है कहाँ? राजस्थान में अप्लाई होता है। इस एक्ट का यूज क्या है? इस एक्ट में कौन सी बिल्डिंग किराए पर दी जा सकती है, क्या डिस्प्यूट्स आते हैं, हम ये रेंट कंट्रोल एक्ट एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्या ऑब्जेक्ट है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है ना। अब प्रॉपर्टी में 2 चीजें होती हैं जो भी डिस्प्यूट जाते हैं, या तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाते हैं या फिर रेंट कंट्रोल एक्ट में जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, दोनों पार्टी डिसाइड करती है, एग्री करती हैं,
रेंट का। एक नहीं है, लैंडलॉर्ड ने बोल दिया ये रेंट देना है, तो भाई सामने वाला भी तो एग्री करे कि मैं वो रेंट दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, या उस जो भी अकोमोडेशन है, जो भी वो प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है, उसकी उतनी वैल्यू भी है कि वो उसका इतना रेंट दे। तो ये जो भी एग्रीड होते हैं दोनों पार्टी में, वही डिसाइड करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का क्या रेंट होगा। अच्छा, दूसरा ये एप्लीकेबल कहाँ पर होगा, ये नॉन एग्रीकल्चर पे और कमर्शियल पे एग्री होगा, ये एग्रीकल्चर पे लागू नहीं होता है। 2005 से राजस्थान में पूरी तरह से लागू है, 2017 में इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब अम्यूनिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। अब दूसरा आप डेफिनेशंस पे आ जाइए, दूसरा डेफिनेशन पे आ जाइए। डेफिनेशन क्या है, 2A के अंदर एम्यूनिटीज़ है। एम्यूनिटीज़ क्या होती है, सुख सुविधाएं होती हैं। भाई मेरे को लैंडलॉर्ड से क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जो बेसिक नेसेसरी है वो तो मुझे मिलेगा ही। ठीक है, और आने जाने का रास्ता हो गया, सीढ़ियाँ हो गई, सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टेयर हो गया, नेचुरल लाइट हो गई, ठीक है, लिफ्ट्स हो गई, कंजर्वेंसी सैनिटरी सर्विसेज हो गई, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल सर्विसेज और लाइक। अब देखिए प्रॉपर्टी में भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम अनफर्निश्ड लेते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और पानी तो जो अनफर्निश्ड है उसमें भी मिलेगा ही आपको, ये तो बेसिक है। और दूसरा एक फर्निश्ड भी होता है, जैसे कि हमें भाई केवल कपड़े ही लेके जाने हैं, सूटकेस ही लेके जाना है अपना, बाकी सारी चीज़ें फ्रिज, माइक्रोवेव और आपका एसी, सोफा, बेड, सब कुछ आपको वेल फर्निश्ड में मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो रेंट आप पे करते हैं, मेंटेनेंस जो पे करते हैं, वो हो सकता है वेल फर्निश्ड का वो अलग से हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये एमिनिटीज पढ़ लिया हमने। फिर एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या है, एपेलेट जहाँ अपील होगी, वो हमें किसमें बताया, सेक्शन 19 में बताया। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या, अब देखिए 2C जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मेन ही एक्ट इन पे बना हुआ है रेंट कंट्रोल का, एक लैंडलॉर्ड और एक हमारा क्या हो गया, टेनेंट हो गया। अब लैंडलॉर्ड कौन होता है और ओनरशिप कौन होती है, ये दोनों चीजें भी एक बार समझने वाली चीजें हैं। तो फ्रेंड्स लैंडलॉर्ड कौन होता है, लैंडलॉर्ड मींस एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इज रिसीविंग और एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी प्रीमिसेस whether on his own account as an agent, trustee, guardian or receiver for any other person which would be so received or to be entitled to receive the rent if the premises were टू ए टेनेंट। ठीक है, समझ गए बॉस। अब लैंडलॉर्ड क्या बोलता है, देखो ऑनरशिप में और लैंडलॉर्ड में फर्क है। हो सकता है आज मेरे पास एक सेटअप है, मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, एक दिल्ली में एक बेंगलोर में। बेंगलोर के मकान में तो मैं खुद रहती हूँ, लेकिन दिल्ली वाले मकान के लिए मैंने एक एजेंट या फिर एक रिसीवर को अपॉइंट कर दिया कि भाई ये इस प्रॉपर्टी को तुम ही देखोगे, तुम ही किराए पर चढ़ाओगे और किराया भी तुम ही रिसीव करोगे। ठीक है, तो मैंने वो क्या हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, वो ओनर नहीं हुआ। ओनर हम किससे देखते हैं, पट्टे से देखते हैं, टाइटल से देखते हैं कि ओनरशिप किसकी है। तो ये लैंडलॉर्ड और ओनर में डिफरेंस हो गया आपका। अब फिर क्या पता, लीज, लीज मीन्स एज ए डिफाइंड अंडर टीपी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। म्यूनिसिपल एरिया क्या होता है, डिफाइंड राजस्थान म्यूनिसिपलिटी एक्ट में डिफाइन किया है। ये चीज़ हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीमिसेस, अब एनी प्रीमिसेस का क्या मतलब है, एनी लैंड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ पर, जैसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं आई। एनी बिल्डिंग फॉर let or intend to be let for use of residence or commercial use or any other building। तो ठीक है, क्या यूज में आएंगी, केवल जो रेजिडेंशियल है और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। अब आ जाइए आप 2I में, गार्डन हो गया, ग्राउंड्स हो गया, गोडाउन, गैरेज, आउट हाउसेस, ठीक है, सच बिल्डिंग्स आर अपार्ट। एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग, ठीक है, एनी फिटिंग फिक्सचर टू एमिनिटीज प्रोवाइड इन सच बिल्डिंग पार्ट फॉर मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, एनी लैंड अपार्टमेंट टू एंड लेट विद एनी सच बिल्डिंग और पार्ट बट डज नॉट इंक्लूड ए रूम और अदर एकोमोडेशन। अब जैसे धर्मशाला हो गई, हॉस्टल हो गया, सराय हो गई, लॉजिंग हाउस हो गया, बोर्डिंग हाउस हो गया, हॉस्टल हो गया, ये सब क्या है, इसमें नहीं आते, ये आप रेंट पे नहीं ले सकते। अब होटल है तो उसका रूम का पेमेंट करना पड़ेगा, सर्विसेज पे करनी पड़ेगी, वो रेंट पे नहीं आएगा। बोर्डिंग हाउस, हॉस्टल हो गया। इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री द टॉप ऑफ द रूफ शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस लेट आउट ऑफ ए टेनेंट।
रेंट अथॉरिटी मींस रेंट अथॉरिटी क्या आएगी, 22A में अपॉइंट होता है। रेंट ट्रिब्यूनल्स क्या आएंगे, जो ट्रिब्यूनल सेक्शन 13 में बताया। सीनियर सिटीजन मींस एज ऑफ 65 ईयर्स। टीनेंट क्या होता है भाई, टीनेंट क्या होता है मेन, तो अब इस पे लैंडलॉर्ड हम पढ़ ही चुके हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टीनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। टीनेंट वो है, जैसे मान लीजिए मेरी आज कहीं जॉब लगी है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ अपने गाँव से, तो दिल्ली से आ गई, अब दिल्ली में रहूंगी कहाँ, मुझे एक प्रॉपर्टी तो चाहिए, एक रूम तो चाहिए रहने के लिए, तो मैं दिल्ली में मैंने घर ढूंढा रेंट के लिए, जिसका मैं रहूंगी वहां पर और उसका रेंट पे करूंगी। ठीक है, तो ये कौन हुआ जो रेंट पे कर रहा है, ये हुआ टीनेंट। द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट ऑफ behalf rent is, but if the contract express or implied would be payable for any premises to landlord including the person who is continuing in its possession the termination of his tenancy otherwise than by an order or degree evicted passed under the provision of this act। ठीक है, अब टेनेंट क्या हुआ, जिससे मैंने कोई भी एग्रीमेंट किया, मैंने बात की भाई कितना रेंट होगा, कितने प्रेमिसेस का होगा, क्या मुझे फैसिलिटीज मिलेंगी उसके अंदर, फर्निश्ड होगा अनफर्निश्ड होगा, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेनेंट बोलेंगे, जो और ये एग्री करेगा पार्टीज में। ठीक है, अब इस चीज को भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, प्री का क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ बनता है, मैं साथ साथ वो भी बताती जा रही हूँ आपको। एक तो डेफिनेशन आप जरूर से करिएगा, एमिनिटीज, ठीक है, फिर किन किन को रेंट पे प्रॉपर्टीज को, जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और हॉस्टल बोर्डिंग्स, ये सब चीजें जो है आप इसको देखिए कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरूर आप पढ़िएगा। फिर आ जाइए आप, अब जैसे हाँ इसमें ये दे दिया टीनेंट, तो ये हो गया इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन रेफर टू इन सब क्लॉज 1। ठीक है, अब बाई चांस जो था उसकी डेथ हो गई है, तो क्या होगा, इन केस ऑफ premises let out for residential purpose his surviving spouse हो गई, son daughter mother and father who had been ordinarily residing with him in such premises as member of his family up to the death। ठीक है, तो अब फैमिली के अंदर बेसिकली कौन आएगा, उन्होंने ये डिफाइन किया है, तो स्पाउस आ जाएगी, उनके सन और डॉटर अगर है तो कोई आ जाएगी, मदर एंड फादर आ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें क्या है कि भाई एक फैमिली जैसे हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स, बस यही आएंगे, इसके अलावा उनके रिश्तेदार नहीं आएंगे इसमें। इन केस ऑफ प्रीमिसेस लेट आउट फॉर अ कमर्शियल, अगर मान लो बिजनेस पर्पज से कोई प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होगा, उसमें भी स्पाउस, सन, डॉटर, मदर एंड फादर हु हैड बीन ऑर्डिनरी कैरिंग ऑन बिजनेस विद हिम इन सच प्रीमिसेस एज मेंबर ऑफ हिज फैमिली अप टू हिज डेथ। ठीक है, तो जो उस कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके साथ जुड़े हुए थे वो लोग आ जाएंगे। ट्रिब्यूनल्स मीन्स एपेलेट ट्रिब्यूनल और रेंट ट्रिब्यूनल, दो रेंट ट्रिब्यूनल आपको बता ही दिया। अब आ जाइए अब सेक्शन 3 पे, चैप्टर 2 and 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रेमिसेस एंड टेनेंसीज। अब ये सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, चैप्टर 2 and 3 अप्लाई नहीं होते हैं। अब ये भी देखो प्री में क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें चैप्टर 2 and 3 नॉट टू अप्लाई सर्टेन प्रेमिस, कौन कौन से चैप्टर अप्लाई नहीं होते हैं। तो अब इसको याद करने का तरीका है, ये सेक्शन 3 है, ठीक है, तो सेक्शन 3 में कौन अप्लाई नहीं होते, 3 ही अप्लाई नहीं होते, सेक्शन 3 चैप्टर 3 और चैप्टर 2। ठीक है, 3 से पहले 2 और सेक्शन 3 चैप्टर 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन। इसको याद रखने का तरीका ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। अब आ जाइए इसमें, ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ लिया, सारी चीजें कवर हो गई हमारी। चैप्टर 2 and 3 किस, अब चैप्टर 2 क्या है, किससे डील करता है, चैप्टर 2 रिवीजन ऑफ रेंट से डील करता है, और चैप्टर 3 किससे करता है, टेनेंसी से करता है। तो ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे, सर्टेन केसेस हैं उसमें वो देखते हैं क्या अप्लाई नहीं होगा। चैप्टर 2 and 3 के डिस्प्यूट्स में जो है राजस्थान रेंट कंट्रोल नहीं आएगा, सिविल सूट्स में जाएंगे भाई वो सेक्शन 18 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बच्चों ये सेक्शन 4 क्या बोलता है, पार्टीज ऑफ द रेंट एग्रीमेंट डिसाइड कौन करेगी, पार्टीज डिसाइड करेंगी, लैंड और टेनेंट डिसाइड करेंगे कि रेंट कितना होगा, एज एग्रीड होगा। अब इसमें आप देखो, ये तो हमने देख लिया चैप्टर 2 कौन कौन से हैं, ₹7,000 और मोर इन द केस ऑफ प्रीमिसेस सिचुएटेड in the municipal areas of Jaipur city, ₹4,000 and more in case of premises let out as situated in municipal area। ये हमने आपको डिस्ट्रिक्ट एरिया, म्यूनिसिपल एरिया, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब नदिया किनारे कोई गांव है मेरा, वहाँ पे क्या अब रेंट लगेगा क्या गांव में,
तो जी नहीं, गांव में रेंट नहीं लगेगा, ये एक्ट नहीं लगेगा। बेसिकली रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा जहां आप कहीं पे भी रहेंगे, लेकिन क्या ये एक्ट लागू नहीं होगा। ये एक्ट कहाँ लागू होगा? म्यूनिसिपल एरिया में और डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें कोई खास कुछ है नहीं है। एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके पॉइंट फोर्थ पे आ जाइए, टू एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी। अब कोई प्रेमिसेस है मान लीजिए, तो अब प्रेमिसेस कौन सी आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट की आ गई, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू लेट आउट बाय एनीबडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूट, वो कहाँ जाएगी? सेंट्रल एक्ट में जाएगी या राजस्थान एक्ट में जाएगी। फिर कोई भी प्रेमिसेस गवर्नमेंट की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो कहाँ जाएंगी? कंपनीज एक्ट के अंदर जाएंगे सेटलमेंट के लिए। फिर टू एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू द देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट who are managed and controlled by the state of government or to any property of वकफ registered under the वकफ एक्ट, और उसमें जाएंगे सेंट्रल एक्ट। इफ एनी प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू सच रिलीजियस है, चैरिटेबल और एजुकेशनल ट्रस्ट है, तो वो क्लास ऑफ सच ट्रस्ट एज में बी स्पेसिफाइड बाय द, जहां गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा होगा स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन और ऑफिशियल गजेट, तो वो सब चीज़ें कहाँ जाएंगी? स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगी। एनी प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ फॉर द टाइम बिगिंग, फॉर जो उस टाइम पे कानून लागू हो रहा होगा वो उस पर जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है ये, यहाँ तक हमने कर ही दिया। अब क्या गया? एक्सप्लेनेशन। टू एनी प्रीमिसेस लेट टू बैंक और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एन कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाई और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट और मल्टीनेशनल कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ और मोर। और मान लो कोई प्रीमिसेस किसको दिया हमने? बैंक को दिया, पब्लिक सेक्टर को दिया है, कॉर्पोरेट को दिया, एस्टेब्लिश जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या मल्टीनेशनल कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल जिनकी 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। उनके में क्या एक्सप्लेनेशन है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज एक्सप्रेशन बैंक मीन्स, बैंक क्या है सब हमने ये पढ़ा हुआ है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, ठीक है। अब सब्सिडरी बैंक डिफाइन किस में हुए हैं? 1959 में, सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959। कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू बैंक कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्वाइजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, ठीक है। अंडर सेक्शन 3 बैंक कंपनीज में आ गया, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग आ गया। शेड्यूल बैंक इज डिफाइंड इन क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मेन चीज़ तो यही पूछी जाती है, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल हो गया और आपका स्टेट का हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 4। भाई सेक्शन 4 क्या बोलता है? रेंट टू बी एग्रीड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रेंट टू बी एज एग्रीड। अब जो दोनों पार्टियां डिसाइड करेंगी ना रेंट, उस प्रॉपर्टी की लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से कि भाई यहाँ से समुद्र का किनारा बहुत अच्छा दिख रहा है तो प्रॉपर्टी के रेट भी उसी हिसाब से होंगे। अच्छा, शाहरुख खान पड़ोस में रहता है तो पड़ोसी के हिसाब से भी रेट होंगे, ठीक है। तो रेंट पेबल फॉर एनी प्रीमिसेस शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज सच एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट एंड इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस पेबल फॉर अम्यूनिटीज विच मे बी एग्रीड अपॉन सेपरेटली एंड शैल बी पेबल अकॉर्डिंगली। दो सीधी सी बात समझ लिए, जो दोनों के बीच में डिसाइड हो जाएंगी ना एकोमोडेशन में फैसिलिटीज, ठीक है, जो दोनों के बीच में डिसाइड हो गया, एक रेंट एग्रीमेंट बनता है उसमें जो भी डिसाइड हो गया, तो उस हिसाब से दोनों पार्टी डिसाइड कर लेंगी इस प्रॉपर्टी का रेंट क्या होगा।
पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट अनलेस एग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट शैल बी पे द रेंट बाय द 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेबल। अब इसने क्या बोला कि भाई आपको जो रेंट पे करना होगा ना इस एक्ट के अकॉर्डिंग, शैल पे द रेंट बाय द 15th डे ऑफ द मंथ, 15वें दिन, next following the month for which the rent is payable. Every tenant who makes a payment on account of rent shall be entitled to obtain a receipt of the amount। अब इसमें क्या है, जो भी वो रेंट पे कर रहा है, अब पेमेंट ऑफ मोड क्या क्या हो सकते हैं ये बताएं। इसमें पेमेंट ऑफ मोड है बाई कैश है, चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, अब तो यूपीआई से भी है, दोनों से पे कर सकते हैं आप। तो उसमें क्या है, जो भी पेमेंट वो कर रहा है ना वो उसकी रिसीप्ट लेने के लिए बोल सकता है, ऑथराइज्ड है वो, ठीक है, उसकी रेंट रिसीप्ट दो भाई मुझे। कल को हम मैं कैश में पेमेंट किया, आप बोल रहे हैं हमने तो पेमेंट ही नहीं किया, तो आप कैसे प्रूव करोगे उस चीज को, तो वो रिसीप्ट मांग सकता है। द लैंडलॉर्ड शैल डिस्क्लोज टू द टेनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द, अब ये जो 4 का क्लॉज ये क्या बोल रहा है, द लैंडलॉर्ड शैल डिस्क्लोज टू द टेनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ द बैंक इन द सेम म्युनिसिपल एरिया इन द रेंट एग्रीमेंट और बाई ए नोटिस सेंड टू हिम बाई रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज ड्यू। अब देखिए पोस्टल से भी वो पेमेंट कर सकता है। लैंडलॉर्ड शेल डिस्क्लोज टू द टेनेंट इस बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड क्या अपना खाता नंबर तो बताएगा ही ना, वो पेमेंट करेगा कहाँ, नेम ऑफ द बैंक इन द सेम म्युनिसिपल एरिया इन द रेंट एग्रीमेंट और बाई ए नोटिस सेंड टू हिम रजिस्टर्ड पोस्ट। या तो वो रेंट एग्रीमेंट में मेंशन कर दे अपनी डिटेल्स अकाउंट की, अगर नहीं करता है तो भाई नोटिस भेज दे उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से। अब आ गया आपका चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 क्या बोलता है, रिवीजन ऑफ रेंट, रिवीजन ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज, सेक्शन 6 बोलता है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी एग्रीमेंट वेयर द प्रेमिसेस बीन लेट आउट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द रेंट देयर ऑफ शेल बी लायबल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इंडिकेटेड बिलो। अच्छा, रिवीजन ऑफ रेंट, अब देखिए क्या हो गया, मैंने आज एक प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, और मुझे भाई उसमें रहते हुए मैंने जब वो प्रॉपर्टी ली थी, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये में प्रॉपर्टी ली थी रेंट पे, तो अब मुझे मैंने 10,000 लिया, अब मान लो मुझे 3 साल हो गए रेंट पे रहते हुए, तो भाई लैंडलॉर्ड ये तो बोलेगा ना आप रेंट बढ़ाओ, आप 3 साल से रह रहे हो, क्या मैं जो है 10,000 पे 10 साल तक रह सकती हूँ, तो नहीं रह सकती। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है रिवीजन ऑफ रेंट में, where the premises have been let out prior to 1st January 1950 it shall be deemed to let out on first। अब इसमें दो चीजें बन गई, ठीक है, फॉर्मूलेज बोल सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो अब इसमें क्या, एक तो आया प्रॉपर्टी जो 1 जनवरी 1950 से पहले की है, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी जो आफ्टर 1 जनवरी है, एक तो है बिफोर और एक है आफ्टर, ठीक है, 1 जनवरी 1950 और एक है आफ्टर 1 जनवरी 1950। तो अब ये शैल बी डीम टू हैव बीन लेट आउट ऑन 1 जनवरी 1950 से पहले जो भी द रेंट पेबल एट द टाइम शैल बी लायबल टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट शैल बी मर्ज्ड इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स। इसमें क्या है आपका आफ्टर 10 ईयर्स the amount of rent so arrived it shall gain be liable to be increased in the rate of 5% per annum in similar manner up to the year of commencement of this act। अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे रेंट में जो मैं पे कर रही हूँ वो इंक्रीज किससे होगा, हर साल 5% पर एनम से इंक्रीज होगा, एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट शैल बी मर्ज्ड इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स। और उसके बाद क्या होगा, वो रेंट जो है उसमें मर्ज हो जाएगा। अब वेयर द प्रीमिसेस हैव बीन लेट आउट ऑन आफ्टर द 1 जनवरी 1950 द रेंट पेबल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी शैल बी लायबल टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इसमें भी 5% पर एनम था, इसमें भी 5% है, एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट शैल बी मर्ज्ड इन सच रेंट after the 10 years the amount of rent so arrived at shall gain be liable to the increase at the rate of 5% per annum in similar manner to the up year of commencement। इसमें क्या रहेगा, सिमिलर मैनर है, अप टू द ईयर ऑफ कमिटमेंट, और इसमें क्या बोल रहा है 5% पर एनम सिमिलर मैनर अप टू द ईयर ऑफ कमिटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एग्जांपल देके समझा, इफ द रेंट वाज 100 रुपीज पर मंथ ऑन 1 जनवरी 1950 को रेंट क्या था 100 रुपये महीना था,
इट शेल बिकम्स एज 175 पर मंथ एज जनवरी 1960। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, क्या हो गया, अब जैसे 100 पे आप 5% निकाल लीजिए तो कितना हो गया, 105 हो गया। ठीक है, तो और अब इसका 105 हो गया, तो 105 रेंट हो गया, तो अब ये बोल रहा है इट शेल बिकम ₹175 पर मंथ। पहले जो 100 रुपये था ना, अब वो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, इट शैल बिकम 306.30 पर मंथ ऑन 1 जनवरी 1970 एंड 536.30 पर मंथ एट 180। हर 10-10 साल में वो चेंज हो गया। Notwithstanding anything contained in subsection 1 where the period of 10 years for merge of increase of rent under section 1 is not completed up to the years of commencement of this act, the rent at the rent 5% per annum shall be increased up to the year the commencement of this act, amount of increase of rent shall be merged in rent। तो क्या होगा, वो जो 5% से रेंट इंक्रीज होगा अप टू द ईयर, वो किस में मर्ज हो जाएगा, रेंट में मर्ज हो जाएगा, रेंट के साथ ही ऐड होके मिल जाएगा। द रेंट अराइव्ड एट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन इन सबसेक्शन 1 and 2 में जो भी फॉर्मूला बताया है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट again be liable to be increased and paid at the rent of 5% per annum, and amount of increase of rent shall be merged in such rent after 10 years। 10 साल के बाद उसमें जुड़ जाएगा वो। Such rent shall further be liable to the increase at similar rate and merged in similar manner till the tenancy subsists। अब रेंट रिवाइज्ड एज पर फॉर्मूला गिवन सबसेक्शन 1 और 2 में जो फॉर्मूला बताया, शेल बी पेबल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट from the date agreed upon between the landlord and the tenant, or where any petition is filed in a rent tribunal from the date of filing of such petition। जो पिटीशन हमने फाइल की है ना, जो उसकी डेट होगी फाइलिंग की, उससे काउंट होगा वो। रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। अब सेक्शन 7 क्या बोल रहा है, revision of rent in respect of new tenancies। In the absence of any agreement to the contrary, the rent of the premises let out after commencement of this act shall be liable to be increased rate of 5% per annum। किससे इंक्रीज होगा, रेट ऑफ 5% पर annum, रिवीजन ऑफ रेंट। एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट शेल बी मर्ज्ड इन सच रेंट आफ्टर 10 years। और 10 साल के बाद वो किस में मर्ज हो जाएगा, रेंट में मर्ज हो जाएगा। Any agreement for increase of rent in excess of 5% per annum shall be void to that extent। और अगर 5% से ज़्यादा ले रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर 3 से लेकर आऊँगी। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसमें एक बार फटाफट हम रिविजन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट बोलते हैं। ये 2001 में आया था और ये राजस्थान में ही लागू होता है, होल ऑफ इंडिया लागू नहीं होता। इसमें साइन किसके हुए थे, प्रेसिडेंट के साइन हुए थे। एप्लीकेबल कहाँ होगा, म्युनिसिपल एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एप्लीकेबल होगा। लैंडलॉर्ड क्या होता है, जो इस प्रॉपर्टी को लैंड पर रेंट पर दे सकता है, रिसीवर हो, एजेंट हो, कोई भी हो चाहे, तो जिसके पास राइट्स हैं वो रेंट रिसीव करने का भी ऑथराइज्ड हो। लीज मीन्स डिफाइंड टीपी में बताई दिया आपको। फिर मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। फिर टेनेंट क्या होता है, जिसे रूम रेंट पर चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी रेंट पर चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम, टेनेंट। जो देने वाला है लैंडलॉर्ड है, जो देने वाला है प्रॉपर्टी रेंट पे, उसे क्या बोलेंगे हम, लैंडलॉर्ड बोलेंगे। अच्छा, पेमेंट ऑफ मोड क्या होगा रेंट का, कैश में हो सकता है, चेक से हो सकता है, और बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, और अब यूपीआई के थ्रू भी हो जाता है पेमेंट। और रेंट जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड से अपने रेंट की रिसीप्ट भी मांगने के लिए ऑथराइज है, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। अब क्या, अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये अकोमोडेशन कौन कौन से है, जो जैसे एग्रीकल्चर, और ये जो है नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंस पे एप्लीकेबल होता है, एग्रीकल्चर पे एप्लीकेबल नहीं होता। हॉस्टल हो गया आपका, पीजी हॉस्टल हो गया, और आपके हॉस्टल, धर्मशाला, सराय, इन होटल्स, इन सब पे लागू नहीं होता। कई बार प्री में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई
ये जो है हॉस्टल पे और होटल्स में भी एप्लीकेबल होता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट, तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है फ्रेंड्स। चैप्टर 2 एंड 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमिसेस, ये हमने पढ़ ही लिया। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कहाँ का कंपनीज है तो कंपनी एक्ट में चला जाएगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर 3 लेकर आऊँगी, और इसको हम फटाफट 2-3 वीडियोस और मुझे लगेंगी, उसी में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। इसको हम ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस में नहीं बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, और आरजेएस की तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल टाइम बचा नहीं है आपके पास। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने और को भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।